टॉपिक है वो है एपी का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, टॉपिक अलग है कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। इसका क्या मतलब है कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में, ये एक्चुअली क्वेश्चन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ये। कभी कभी ना हमें क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि 3 टर्म्स एपी में है, सच दैट उसका सम है कुछ गिवन होगा, प्रोडक्ट कुछ गिवन होगा। एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो उस तरह के क्वेश्चंस के लिए अगर हमें 3 नंबर्स एपी में सेलेक्ट करना हो, मतलब हमारी विश है कि भाई हम सेलेक्ट करें 3 नंबर्स एपी में, तो उन 3 नंबर्स को ये लेना चाहिए, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर आपको कोई कहे 3 नंबर एपी में बताओ, तो ऑब्वियसली आप ये भी कह सकते हो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी। बट बेटर ये है कि आप ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी चूज करो 3 नंबर्स में। अगर चूज करना है 3 नंबर्स एपी में चूज करना है, तो ये तीनों नंबर्स एपी में ही है, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये तीनों नंबर्स जो है बेटा ये एपी में ही है। आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करके देख लो, सेम ही वैल्यू आएगी। तो ये अगर 4 नंबर आपको एपी में चूज करना है तो आप ये चूज कर सकते हो, ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3 डी, और इसका कॉमन डिफरेंस 2 डी होगा। 4 नंबर चूज करना है तो आप ये चूज करोगे, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। और 5 नंबर चूज करना है तो ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ये चूज करना है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। वैसे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो ही जाएगा, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3 नंबर अगर चूज करना है आपको एपी में, तो समझ में आ गया क्या क्या चूज करेंगे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। अगर 4 नंबर चूज करना है एपी में तो ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3 डी। और 5 नंबर के केस में ये चूज करेंगे, ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस। चूज का मतलब सेलेक्ट करना है तुम्हें। जब क्वेश्चन में अभी मैं बताया ना, अभी एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ये याद रखना है आपको। देखो एग्जांपल देखो, ये देखो एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है बच्चों कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड प्रोडक्ट इज 8। तो 3 नंबर्स एपी में कहा जा रहा है, तो आप क्या लोगे, ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी लोगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, 3 नंबर जो ये एपी में है, ये कौन से नंबर्स हैं 3 नंबर्स, तो वो हमें सेलेक्ट करना चाहिए या चूज करना चाहिए। वो ये कि लेट द नंबर्स बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ये 3 नंबर्स एपी में हमने सेलेक्ट कर लिया। इसका फायदा आपको अभी भी दिख जाएगा कि ऐसा सेलेक्ट करने से क्या एडवांटेज होता है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सम ऑफ 3 नंबर्स एपी जो है वो -3 है, मतलब इन्हीं 3 नंबर्स का सम 3 के बराबर होगा, -3 के बराबर होगा, ठीक है। तो इन तीनों को आप ऐड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3a। क्या हो जाएगा ऐड करेंगे तो 3a। तो 3a -3 के इक्वल आ जाएगा, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। जो 3 नंबर्स हमने तो 3 नंबर जो एपी में बेटा चूज किया था हमने, उसमें से एक नंबर तो ऐसे ही निकल के आ गया, ए था ना वो एक नंबर, बीच वाला नंबर, मिडिल नंबर, तो वो तो -1 के इक्वल आ ही गया। ओके, अब इसके साथ साथ इसने दिया हुआ है प्रोडक्ट जो है इन 3 नंबर्स का वो 8 है। तो प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, यही तो होगा प्रोडक्ट 3 नंबर्स का। जो 3 नंबर हमने चूज किया हुआ है या सेलेक्ट किया हुआ है, वो वैल्यू दी हुई है 8। अब वेट, ए की वैल्यू तो -1 है, तो -1, और ये ए की जगह पे -1 रखो, -1 माइनस डी और -1 प्लस डी, तो ये 8 के इक्वल हो जाएगा। और फिर आपका देखो सिंप्लीफाई करोगे, ये सिंप्लीफिकेशन मेरे ख्याल से मैं समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो कि ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा लग रहा है ये। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? सर यहाँ पे दो जो आंसर ए ले रहे हैं वो नेसेसरी नहीं है ना कि फर्स्ट टर्म होगा। ए फर्स्ट टर्म नहीं है इसमें ए फर्स्ट टर्म नहीं है ना इसमें। हाँ, ए अब देखो, ए से हम लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं, जो ए फर्स्ट टर्म का एपी हुआ करता था वो उससे हम लोग बाहर निकल चुके हैं। अब हम वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कोई यहाँ पर ए कोई फर्स्ट टर्म वस्ट टर्म नहीं है, ये 3 नंबर चूज करना है। तो सिंपल सी बात है, तुम ए डी को तो भूल ही जाओ, ए डी से कंफ्यूज मत हो। ये इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख देता ना तो वो ज्यादा अच्छा था।
x माइनस वाई, एक्स एंड x प्लस वाई, 3 नंबर्स अगर एपी में चूज करना है तो आप x माइनस वाई, एक्स एंड x प्लस वाई ले लो, ठीक है। ये ए डी का उससे कोई लेना देना नहीं है कि ए फर्स्ट टर्म है इन कॉमन डिफरेंस है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है जो हम लोग कर रहे थे, ए फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब उससे हम इंडिपेंडेंट तरीके से देख रहे हैं। ओके बेटा, देखो यहाँ पर ये माइनस वन माइनस डी एंड माइनस वन प्लस डी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों ब्रैकेट्स को तो क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर की तरफ जो माइनस वन है ना वो इधर जाके माइनस एट हो जाएगा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो डी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, प्लस माइनस 3। आई होप समझ में आया होगा, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 3। डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई, तो अब उसमें वैल्यू पुट कर दो, 3 नंबर्स आपके पास क्या था, ए माइनस डी था, तो ए माइनस डी में ए तो हमने निकाल रखा है, फिक्स है वो -1, और डी की वैल्यू 2 ले सकते हैं, मतलब अगर +3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 2 -4, 2। है ना। अच्छा, ऐसे ही ए की वैल्यू तो -1 ही है, और ए प्लस डी क्या होगा, ए की वैल्यू तो -1 है, डी की वैल्यू अगर हम +3 लेते हैं, -3 लेते हैं इनफैक्ट, तो ये आ जाएगा -3 -4। -1 और +3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -4 एंड 2। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए अगर हम सिंपल तरीके से समझें, तो एक बार अगर हम डी की वैल्यू 3 लेंगे ना, तो ए माइनस डी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -4, और ए की वैल्यू तो -1 ही है, तो और ए प्लस डी कितना हो जाएगा, हमने यहाँ पर डी क्या लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है, ठीक है। डी की वैल्यू 3 लेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस डी का मतलब हुआ 2। तो यही नंबर्स हैं, -4, -1 और 2, और अगर उल्टा करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ये 3 नंबर से, हाँ हाँ बोलो। सर मैं कहना चाह रहा था कि ये जो हमें दिखाया गया है कि नंबर ऑफ 3 टर्म्स कैसे लेना है, 4 टर्म्स कैसे लेना है, तो सर आगे भी जो हम अगर मान लीजिए 7-8 टर्म्स तक पहुंचेंगे तो वहां पे कोई पैटर्न इसमें आपस में है क्या? बिल्कुल पैटर्न है ना, देखो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस हट जाएगा तो सिर्फ ए की वैल्यू आ जाएगी सब में। हाँ, लेकिन वैसे पूछते नहीं है जनरली, ठीक है। सर मतलब हाँ सर यहाँ पे एक पैटर्न जैसे हम लोगों को दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म 4 टर्म वाले में a-3d है और यहाँ पे a-2d है उसके बाद, तो फिर आगे में a-5d हो रहा है, यानी -3d और -2d का सम हो रहा है। वैसा ही पैटर्न है, वैसा ही पैटर्न है, लेकिन 2 का डिफरेंस है। हाँ, अच्छी बात यह है कि इसमें ना 3-4 तक ही देते हैं आपको, सेलेक्ट जब नंबर को करना होता है तो 3 या 4 तक ही देते हैं, उसके आगे देते ही नहीं है। तो ये आ जाएगा बच्चों आंसर। मैं एक बार फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझो मेरी बात को, कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ 3 नंबर्स एपी में, अब 3 नंबर्स कोई एपी में है, तो बच्चे के दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, अगर उसको ये आइडिया नहीं है इस तरीके से नंबर सेलेक्ट करने का, तो वो क्या करेगा, ए ले लेगा, दूसरा नंबर ए प्लस डी ले लेगा, तीसरा नंबर ए प्लस 2d ले लेगा, और फिर तीनों का सम करके -3 लिखेगा, फिर उसका प्रोडक्ट करके 8 लिखेगा, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मतलब वो लेंदी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन बहुत ही लेंदी कैलकुलेशंस होंगे। तो इसीलिए अच्छा तरीका ये है, कह सकते हैं कि स्मार्टनेस ये है कि आप नंबर जो 3 नंबर एपी में सेलेक्ट करना है वो आप ये नंबर सेलेक्ट करो, a-d, a और a प्लस डी। तो उससे क्या होगा कि जब सम दिया हुआ है ना, तो बड़ी सिंपल तरीके से ए की वैल्यू एक ही बार में आ जाएगी, जैसे ही ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू जो है फटाक से आ जाएगी, और फिर उसके बाद जो है प्रोडक्ट 8 दिया हुआ है उसको भी सिंप्लीफाई करके बड़ी आसानी से डी की वैल्यू आ जाएगी, और ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, तो इसी में पुट कर देंगे a माइनस डी में, a में और a प्लस डी में, तो हमें वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये जो 3 नंबर्स हैं वो -4, -1 एंड 2, ये 3 नंबर्स हैं जो एपी में है, जिनका सम -3 के इक्वल होगा एंड प्रोडक्ट करेंगे तो 8 के इक्वल आएगा। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे तरीके से और समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। ये 4 नंबर वाला देता हूँ और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है।
4 नंबर्स एपी में लेने हैं। देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि 4 नंबर आपको एपी में लेना है, इसमें ये कह रहा है कि 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। 32 है। हाँ 32 को, बिल्कुल सही बात। 32 को तुम 4 पार्ट में डिवाइड करो, व्हिच आर इन एपी, मतलब एपी में होनी चाहिए वो 4 नंबर्स। 32 को डिवाइड करना है तो नेचुरल सी बात है 32 को डिवाइड करेंगे तो सबका सम तो 32 ही आएगा ना। इसका मतलब इनडायरेक्ट तरीके से आपको ये कह रहा है कि 32 उसका सम है। एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब समझ गए होगे आप लोग क्या होता है? मैम a-3d और a+3d। वेरी गुड। a+3d एंड a-3d, ये दो एक्सट्रीम्स है, मतलब पहला और आखिरी यही एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। तो इसको सभी बच्चे करेंगे एक बार सॉल्व। सर हमने इसमें डिफरेंस 2D का ही क्यों लिया? तुम 1D लेकर के बना लो, 1D लेकर के बना सकते हो तो बना लो। कैंसिल नहीं होंगे टर्म्स। ये जानबूझ के इसलिए लिया हुआ है क्योंकि -3D से 3D कैंसिल हो जाएगा और D से D कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए जानबूझ के ऐसा लिया गया। टू 6 10 14 14 10 6 2। सर यही आंसर है। ओके ये दिया हुआ है दूसरा सिचुएशन। पहला तो सम दिया हुआ है 32, तो 32 सम है तो ऐड करेंगे तो 4a की वैल्यू 32 हो जाएगी और a की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट है, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, मतलब बीच वाले जो दो टर्म्स हैं a-d और a+d, इनको कहते हैं मीन्स। तो इन मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, ये आ जाएगा a² - 9d², a² - 9d² डिवाइडेड बाय a² - d², a+d इंटू a+b इंटू a-b वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे बच्चों। और इसको ना आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको आप सिंप्लीफाई करके देखो तो क्या आता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 15a² माइनस ये आ जाएगा और 8a² इज इक्वल टू 128d²। अच्छा a², हाँ a² की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 8 है ना, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 इक्वल टू 128d²। और इसको आप d की वैल्यू यहाँ से चाहो तो d² की वैल्यू निकाल सकते हो। आई थिंक किसके टेबल में जाएगा भैया? +-2 आ जाएगा d², d 8 से d² 128 इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो फिर d की वैल्यू +-2 हो जाएगी। d इज इक्वल टू +-2। वेरी गुड वेरी गुड, d की वैल्यू +-2 ले लेंगे। अच्छा बच्चों, इसमें +-2 अगर लेते हैं तो एक बार प्लस का साइन अगर हम लेंगे तो a तो हमने पहले से ही निकाला हुआ है 8, ठीक है। तो नंबर्स जो हैं वो क्या आ जाएंगे, देखो नंबर्स क्या आ जाएगा, नंबर्स आर सबसे पहला नंबर तो a-3d था, ठीक है। तो a-3d का मतलब a 8 है और 3d का मतलब 3 2 6, तो 2 होगा। a-d है तो 8 - 2 6 हो जाएगा। ऑब्वियसली इसके बाद 4 ऐड करेंगे, ठीक है। सॉरी 4 कॉमन डिफरेंस हो गया ना इसका, ठीक है। 4 कॉमन डिफरेंस हो गया तो 4 ऐड कर देंगे।
इस डी से कंफ्यूज मत होना, ये कॉमन डिफरेंस नहीं है। डी इज इक्वल टू प्लस माइनस टू जो आया हुआ है, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है। कॉमन डिफरेंस इस एपी का जो ऊपर में लिखा हुआ है बेटा, ये जो एपी लिखा हुआ है आप देख पा रहे होगे, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 2d है। ध्यान से देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, 2d आ रहा है। तो इसलिए डी की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। तो ये 2 4 6 10 आ जाएगा, और फिर कितना होगा 14। यही 4 नंबर्स हैं बेटा, यही वो 4 नंबर्स हैं। इसको उल्टा करके भी आप लिख सकते हो, 14 10 6 2। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, उल्टा करके लिखेंगे तो 14 10 6 2 हो जाएगा, और इस तरीके से लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो 2 6 10 14 होगा। यही 4 नंबर्स हैं जिनके 32 के पार्ट्स हैं। इनफैक्ट सम करके 32 आएगा। और आप अगर देखो तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट और मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट का रेशियो जो है वो 7:15 होगा। तो करके देख भी सकते हो आप। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो। नो सर। एनी कंफ्यूजन? सर मीन, सर एक बारी सर मीन तो एवरेज नहीं होता। मीन हम डिस्कस करेंगे। मीन का मतलब यहाँ पर मिडिल टर्म से बात कर रहा है वो, दो जो मिडिल टर्म्स है ना उनकी बात कर रहा है वो। सर लेकिन वो मीडियन नहीं तो हमने होता। 8th या फिर 7th में पढ़ा था हाँ, वो तो मीडियन होता है मीन्स का नहीं। मतलब, प्रोपोर्शन में। मीन का मतलब यहाँ पर है, मीन्स का मतलब हुआ सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, तो समझ में आ जाएगा। हाँ, एक बारी थर्ड लास्ट स्टेप नहीं स्टेप बेटा, फिर से वही बात, तुमने मेरी बात समझी नहीं। स्टेप नहीं समझाऊंगा मैं तुम्हें, कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं आया समझ में, वो तुम कह रहे हो कैलकुलेशन बताओ कि तुमने कैसे कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेशन वाला पार्ट मुझसे मत पूछो, थर्ड लास्ट स्टेप। ठीक है, मैं चलो फिर से बोलो एक बार, क्या पूछ रहे हो। सर समझ आ गया। कैलकुलेशन वाला पार्ट ना मुझसे मत पूछो कि कैसे कर दिया, कैलकुलेशन तुम खुद से करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वो चीज मैं बता देता हूँ, ऊपर से फिर से बता देता हूँ कि देखो नंबर्स को, 4 नंबर्स को अगर एपी में चूज करना है तो वही a-3d a-d a+d लेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, तो यही जो 4 पार्ट्स हैं मतलब इसको ऐड करके 32 आना चाहिए, तो 32 लिख देंगे। इससे ना सिंप्लीफाई होकर के a की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यही तो इसमें ट्रिक था, इसीलिए तो जानबूझ के ऐसा नंबर लिया था हमने, a-3d a-d a+d और a+3d। जो ये नंबर सेलेक्ट करने का जो तरीका है, ये क्यों हम इतना कर रहे हैं कि ऐसे ही नंबर्स लेने हैं, ताकि उनको ऐड करके ना d वाला टर्म कैंसिल हो जाए और कैलकुलेशन सिंपल हो जाए और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसीलिए ऐसा हम पिक करते हैं नंबर, इसीलिए ऐसे नंबर्स हम चूज करते हैं। 4 नंबर्स एपी में अगर चूज करना हो तो इसीलिए हम ऐसा चूज करते हैं कि डी वाला टर्म एलिमिनेट हो जाए। और फिर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिडिल पार्ट का जो प्रोडक्ट है उनका रेशियो और एक्सट्रीम टर्म का रेशियो जो है वो 7:15 है, तो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो कैलकुलेशन उसके बाद वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। नंबर्स कैसे फाइंड करें? नंबर्स आपको याद रखना है बेटा, दो ही चीज तो है, a-d a+d, 3 नंबर जब होगा तब। ठीक है, और जब आपको 4 नंबर लेना है तो a-3d a-d a+d एंड a+3d, बस। नहीं सर, लास्ट के जैसे 2 4 6 वाले। ओ रियली ये मुझे बताने की जरूरत है। ए हम फाइंड कर चुके हैं 8, डी हमने निकाल लिया 2। अब इन्हीं वैल्यूज में a-3d में a की जगह पे 8 और d की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो क्या आएगा। सर डी की वैल्यू अगर +2 पुट करेंगे तब 8 - 6 2 आ जाएगा। हाँ, वही 2 ही पहले पुट किया है, 2 पुट किया है तो ये 2 आ जाएगा। फिर a की जगह पे 8 एंड d की जगह पे 2 पुट करेंगे तो a-d कितना हो जाएगा 6। a की जगह पे 8 d की जगह पे 2 पुट करेंगे तो a+d थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 10, फिर 14। आई होप ये क्लियर है। यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, रुको। दिख नहीं रहा है इसमें तो। देखो ऐसा है क्वेश्चन ये, दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाओ बच्चों।
चलो ठीक है, नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, ये सफिशिएंट है, इतना आपको आइडिया लग गया होगा। अभी कभी डीपीपी में क्वेश्चन एक दे दूंगा मैं इस तरह का, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। अभी एक और अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं, और वो है nth टर्म से रिलेटेड। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देखो। तो ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें कि नंबर्स को सेलेक्ट करना होता था हमें। देखो ये भी एक क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 3n + 8 7n + 15, द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, ये फाइंड करना है। सर हो गया। वेरी गुड, बाकी बच्चों को भी ट्राई करने दो। 7 सर आंसर बताऊं क्या? नहीं नहीं, बाकी बच्चों को ट्राई करने दो, उसके बाद। ओके सर। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। सर डन। गुड। सर डन। अच्छा, जिनका नहीं आया है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है बच्चों। अब जरा समझो आप कि एक एपी है, ठीक है, जिसमें टर्म्स हैं A1 A2 A3 से लेकर के AN तक, और एक दूसरा एपी है जिसका नाम है S-N, और उसके जो टर्म्स हैं उसको मैं B1 B2 से लेकर के BN तक ले लेता हूं। मतलब ये कि पहला टर्म उसका B1 है, दूसरा टर्म B2 है, और nth टर्म जो है वो BN है। इसका भी nth टर्म, इसका nth टर्म AN है, इसका nth टर्म BN है। दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, ये आपको समझना जरूरी है। और दोनों अलग अलग एपीज हैं, इसीलिए A1 A2 AN लिया है और B1 B2 BN लिया है, और दोनों का सम भी अलग अलग होगा, इसीलिए एक का सम SN लिया है और दूसरे का सम S-N लिया है, S-N। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, S अपॉन में S-, मतलब SN अपॉन में SN-, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3n + 8 होल डिवाइडेड बाय 7n + 15। रेशियो दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स का। दो अलग अलग एपीज हैं और दोनों अलग अलग एपीज के n टर्म्स का जो रेशियो है वो 3n + 8 डिवाइड बाय 7n + 15 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, ये मैं उन बच्चों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिनको नहीं आया है क्वेश्चन, जिनका आंसर नहीं आया है, उनके लिए। ध्यान से सुनना बेटा, समझ में एक ही बार में आ जाएगा, और बाद में आपको मौका दूंगा मैं कि डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना, लेकिन ये दो अलग अलग एपीज हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों एपीज के फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सेम है, तो नेचुरली दोनों का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अलग अलग लेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, पहले वाले का जो फर्स्ट टर्म है वो A ले लेते हैं, तो सम और कॉमन डिफरेंस D ले लेते हैं। तो SN क्या होगा? SN होगा n/2 × 2A + n-1 × D। आई होप समझ में आया होगा। हमने फर्स्ट टर्म ले लिया है, फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है। ऐसे यहां पर चाहो तो लिख सकते हो, लेट A and D बी सम ऑफ, सॉरी, फर्स्ट टर्म, ओहो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, रेस्पेक्टिवली
एंड बी एंड बी नहीं लिखते हैं इसको, कैपिटल ए लिख देते हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल डी बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी रेस्पेक्टिवली। ये आपको लिखना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये लाइन। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, एस डैश और एस एन, तो इसको तो आप भूल जाओ, ठीक है। ये समझाने के लिए लिखा था मैंने, ये लाइन आपको लिखना होगा। तो अब दूसरे एपी के लिए फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है, तो एन टर्म्स का सम क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म दोनों में एन है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ टर्म एन ही है दोनों में। तो अगर हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आपके पास बेटा ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप? सभी बच्चे क्या करेंगे, n/2 से n/2 को कैंसिल कर देंगे, ये तो सभी बच्चे कर देंगे। अब यहां पर आने के बाद स्टक हो जाते हैं बच्चे। यहां तक तो मेरे ख्याल से 99.9% बच्चे जो है कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पर आ जाता है, यहां के बाद बच्चों को समझ नहीं आता है कि क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप देखो तो ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ है, 12th टर्म का रेशियो चाहिए, ठीक है जी। तो 12th टर्म का रेशियो चाहिए, तो 12th टर्म होता क्या है, पहले तो ये पता करें 12th टर्म क्या होता है। a + 11d, a + 11d, a + 11d होता है। तो हमें ना न्यूमरेटर में a + 11d चाहिए, न्यूमरेटर में a + 11d चाहिए हमें, ठीक है। तो a तो है ही नहीं, 2a है, a तो है ही नहीं, 2a है, ऊपर भी नीचे भी, यहां पर भी। तो 12th टर्म के लिए हमें a + 11d चाहिए और न्यूमरेटर में 2a है, तो क्यों ना हम यहां से भी चाहे तो 2 को कॉमन ले सकते हैं। या ऐसे सोचो कि हमें a + 11d चाहिए, तो यहां तो 2a है, तो यहां क्या चाहिए, 22 चाहिए, 22d, तब तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। हम यहां पर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बेटा कि 12th टर्म जो होता है वो होता है a + 11d, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है 2a + n-1 × d। समझ में आ रही मेरी बात, 2a + n-1 × d। तो इस a + 11d बनाने के लिए, अच्छा इसमें देखो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम अगर मान लो a + 11d तुम्हें चाहिए, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर गया इस चीज को, मेरे ख्याल से सिंपल तरीके से रखते हैं इसको। तो सुनो ध्यान से मेरी बात को, एक लाइन बेटा ध्यान से सुन लेना कि हमें यहाँ पर 2a + n-1 × d है और हमें a + 11d चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये 2a को a बनाना होगा और उसके लिए मुझे 2 को कॉमन ले लेना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जब आप 2 कॉमन लोगे तो n-1 का यहाँ पर n-1/2 बन जाएगा, और नीचे भी ऐसे ही 2 कॉमन ले लोगे बेटा तो क्या बन जाएगा, n-1/2 × कैपिटल D, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले देख लेते हैं ध्यान से कैलकुलेशन। अब क्या करेंगे सभी बच्चे, देखो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी अब तक। अब यहां के बाद हमें 11d चाहिए, a + 11d चाहिए, a + 11d चाहिए। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है n-1/2, n-1/2, यही क्या होना चाहिए, 11, ठीक है। हमें चाहिए, वी नीड 11th टर्म, है ना, रेशियो ऑफ 11th टर्म, रेशियो ऑफ 11th टर्म्स, दैट इज a + 11d एंड कैपिटल A + कैपिटल 11 टाइम्स कैपिटल D, ठीक है ना। इसके लिए फॉर दिस वी हैव टू, वी मस्ट हैव n-1/2 इज इक्वल टू 11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 22 + 1 23। सर वहाँ पे आपने 11th को लिखा, वी नीड रेशियो ऑफ 11th टर्म। ओके, रेशियो ऑफ 12th टर्म, सॉरी, रेशियो ऑफ 11th नहीं होगा, 12th टर्म होगा, 12th टर्म होगा। रेशियो ऑफ 12th टर्म चाहिए हमें, दैट इज a + 11d, ठीक है। और a + 11d ये कैसे बनेगा भाई, a तो है ही, d तो है ही, तो ये n-1/2 जो है बेटा, ये जो n-1/2 जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कलर मुझे यूज करना सही लग रहा है। तो ये जो n-1/2 जो आपको दिख रहा होगा, इसी को तो हमें 11 करना है, तो सारा गेम ओवर हो गया, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें 12th टर्म का रेशियो चाहिए। तो 12th टर्म का रेशियो चाहिए, दैट मींस हमें a + 11d चाहिए, मतलब n-1/2 को ही हमें 11 के
इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर आप n की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालोगे तो 23 आ जाएगी। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब जैसे ही आपने यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पर n की जगह पे 20 मतलब n की वैल्यू आपने 23 निकाल ली, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास पुट n इज इक्वल टू 23 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली n की वैल्यू 23 रखोगे तो a प्लस 11d आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे भी क्या आ जाएगा, कैपिटल A प्लस 11 इंटू कैपिटल D। और यहाँ पर n की वैल्यू आपने 23 रखी है, तो राइट साइड में भी आपको n की जगह पे 23 ही रखना होगा। एग्री? यस सर। ठीक है। हाँ, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 23 3 जा होता है 69, और 69 और 8 कितना होगा बच्चों, 69 और 8 कितना होता है 77, 77 upon 176। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल हो रहा है ना? 7 upon 16। वेरी गुड, 7/16 11 के टेबल में जा रहा है तो 7/16 आ जाएगा। तो 7/16 आंसर हो जाएगा बेटा इसका। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बताओ कि कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट ये मत पूछना कि ये कैसे आ गया, ठीक है, ये तो कैलकुलेशन किया है। अब कोई इसमें स्टेप, कोई चीज, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। सर जो a प्लस 11d अपॉन कैपिटल A प्लस 11d है, उसमें 2 मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे ना? हाँ बिल्कुल, 2 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे। और सर जो सेकंड पार्ट है वो भी वैसे करना होगा जैसे ये किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें 15th टर्म है ना, तो 15th के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस 14d चाहिए, n इज इक्वल टू 29 डाल देंगे। हाँ, तो उसके लिए n-1/2 की वैल्यू जो है, ये जो हम यहाँ पर रखा है, देखो ध्यान से, यस सर, n इज इक्वल टू 29 डाल। हाँ, n-1/2 की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा, n-1/2 को 14 रख देंगे यहाँ पर, तो आपको 15th टर्म का रेशियो मिल जाएगा। आई होप समझ में आया होगा ये। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो इसमें, इस क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट में नहीं बताऊंगा इसका, 15th टर्म का जो रेशियो है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ 15th टर्म का रेशियो चाहिए इसमें, तो 15 टर्म के लिए आपको 95 upon 218। 95 रेशियो 218। 95:218। ओके ओके। तो किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। गुड। लगता नहीं आज कंप्लीट होगा ये। ये देखो एक और प्रॉपर्टी है, ये जल्दी जल्दी इस प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। एक मिनट, ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। स्क्रीन ब्लैंक हो गई। एक मिनट स्क्रीन ब्लैंक आ रही है। एक मिनट। देखो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब ये क्या है ये डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप लोगों को इसमें वैसे सीबीएसई में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, और ये बहुत आसान भी है देखा जाए तो, इसमें 80-90% चीजें बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात कही जा रही है कि इफ अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी विद द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो कि आपके पास एक एपी है, जैसे उसके टर्म्स हैं 2 4 6 8, मान लो ये एपी है आपका, चलता जा रहा है। अब जरा सोचो बेटा इसमें कि इसमें हर एक, ये एक एपी है, पहला एपी है, मतलब एपी नंबर 1 हम कह सकते हैं इसको, एपी 1, ठीक है। इसमें आप क्या करो, कुछ नंबर सारे टर्म्स में, सेम नंबर सारे टर्म्स में ऐड कर दो जो आपको अच्छा लगे। जैसे मान लो कि आपका मन है कि 3 ऐड कर देते हैं सभी टर्म्स में, तो क्या बन जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 7, 3 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 9, 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 11। तो ये जो एक नया सीक्वेंस आया है, नया जो कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ नंबर्स आया हुआ है, ये भी एपी में ही होगा, और कॉमन डिफरेंस पहले का जितना कॉमन डिफरेंस था उतना ही कॉमन डिफरेंस इसका भी होगा। आई होप समझ में आया होगा। ये है कॉमन डिफरेंस, सॉरी एपी में है, बिल्कुल होगा। हाँ, बहुत ही सिंपल सी बात है
चीज, हाँ, अगर आप ऐड कर देते हो, सेम चीज सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी होगा, डिवाइड करोगे तो भी होगा, ठीक है। ऐसे डिवाइड नॉन जीरो नंबर से नहीं कर सकते हो वैसे। जैसे देखो, मान लो कि 4 लिख लेते हैं, 8 लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं, 16 लिख देते हैं, तो ये सब क्या एपी में है? ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है ये एपी में है बेटा, बिल्कुल है, ठीक है। आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर दो, सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 4 6 कॉमन डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा, कॉमन रेशियो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये देखो, ये भी जो नया जो सीक्वेंस बन के आया है ये भी एपी में ही है, और कॉमन डिफरेंस जो है, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस 4 था, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, ये लिखा हुआ है के डी, या मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आप आसानी से निकाल समझ सकते हो इस चीज को, बहुत ही आसान है, ज्यादा इसमें टफ नहीं है कुछ भी। तो ये प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखी हुई है, ये बात, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी अगर हम देखें, किसी ने माइक ऑन कर रखा है, बंद करो, माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो बेटा, इरिटेटिंग है ये नॉइज। सर बंद है सर। सर बंद है सर। नहीं अब किया है, सर सबका बंद है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड नंबर, इन अ फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होते हैं, जिसमें द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। ये कलर सही नहीं लग रहा है, रुक जाओ कलर चेंज कर दो। हाँ, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या होता है बच्चों? सेम ही होता है ना, सेम ही होता है। मतलब अगर मान लो कि आपने A1 लिखा, A1 A2 से लेकर के ये मान लो कि आपका AN तक है, AN-1 AN तक है, ये AP है आपका। इमेजिन करो कि ये आपका AP है। तो AP में क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होता है वो सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। A1 प्लस AN इज इक्वल टू A2 प्लस AN-1 इज इक्वल टू A3 प्लस AN-2। आई होप समझ में आया होगा, है ना, इक्वल टू मतलब जनरलाइज में बोलते तो, हाँ, मतलब सर जनरलाइज में बोलते तो AN माइनस R प्लस AR इज इक्वल टू, मतलब ऐसे चलता जाएगा आगे तक। हाँ, इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे तुमने यहाँ पर कोई AR लिया, ठीक है, AR लिया, तो हम कह सकते हैं कि AR लेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो AN माइनस R-1 हो रहा है, मतलब यहाँ पर R है तो ये N माइनस, ये अगर 4 है तो ये 3 है, यहाँ पर 3 है तो ये 2 है, 2 माइनस हो रहा है N में से। तो वैसे ही अगर R लेंगे तो R-1 माइनस होगा N में से, तो ये समझ सकते हो इस तरीके से आप, ठीक है। ये एक्चुअली माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, नहीं यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, R-1 माइनस हो रहा है। आई होप समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, ये सारे सम जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। ओके, अब ये देखो फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत आसान है कि ABC अगर AP में है, ABC AP में है तो ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C होगा, ये तो हमें पता ही है, सबको पता है। फिर ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीक्वेंस जो होता है उसका nth टर्म जो है, nth टर्म जो होता है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है, जिसमें कि ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ऐसे होना चाहिए था, AN इज इक्वल टू AN प्लस B, ये इस फॉर्म का होता है लीनियर एक्सप्रेशन, और N का जो कोएफिशिएंट है वही क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। और ऐसे ही किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम ऑफ n टर्म्स है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, वो क्या होता है, AN स्क्वायर प्लस BN के फॉर्म का होता है, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स के फार्मूले में कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, और वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है AN स्क्वायर प्लस BN के फॉर्म का, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो है वो 2a के बराबर होता है, मतलब n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल होता है। ओके, अब समझते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि इफ द टर्म्स ऑफ AP आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल देन दे फॉर्म AP। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इफ द टर्म्स ऑफ AP आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल्स, AP के अंदर मतलब जैसे कि मान लो कि ये A1 A2 से लेकर के AN तक है, ठीक है, बीच में से कहीं से भी 10 टर्म उठा लोगे तो वो भी AP में ही होगा, ये कहना चाह रहे थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप सबको पता है होगा ही, वो तो नेचुरल सी बात है, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझने लायक है, वो ये है 8th पार्ट को, इफ 3 नंबर्स ABC आर इन AP, ये 3 नंबर्स अगर AP में है, देन B इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड C।
तो एबीसी अगर एपी में है तो बी को क्या बोलते हैं बेटा? अरिथमेटिक मीन, है ना? क्या बोलते हैं इसको? अरिथमेटिक मीन। और शॉर्टकट में उसको क्या लिखते हैं? एएम। अरिथमेटिक मीन का मतलब शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? उसको एएम लिखेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। और नेचुरल सी बात है कि भाई जब ये ए बी सी एपी में है तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा। डेफिनेशन है एपी का कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। और इसमें आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2b a प्लस सी के बराबर हो जाएगा और b की वैल्यू जो है वो a प्लस सी बाई 2 के बराबर आ जाएगी। तो ये b की जो वैल्यू है, जो कि अरिथमेटिक मीन भी कहलाता है एबीसी में, ए और सी का, तो वो b की वैल्यू a प्लस सी बाई 2 हो जाता है। तो 3 नंबर्स का अगर मतलब सॉरी 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है हमें, तो दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। आई होप ये क्लियर है, सबको दिख रहा है, ये विजिबल है सबको? यस सर। यस सर, विजिबल है। यस सर। सर ओके, तो हमने क्या समझा बेटा? हमने क्या समझा कि एबीसी अगर एपी में है तो बी को अरिथमेटिक मीन कहते हैं, ए और सी का, एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। इनफैक्ट ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो। इनफैक्ट अगर 2 नंबर्स खाली हम बात करें ए और बी की, तो ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? ए प्लस बी बाई 2। 2 नंबर्स ए और बी की बात करें तो ये इससे कनेक्ट मत करना। यहाँ एबीसी एपी में था, ऊपर वाले 8th नंबर प्रॉपर्टी में एबीसी एपी में था, लेकिन यहाँ पर अब बात अलग है। यहाँ पर कह रहा है 2 नंबर्स ए और बी है तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? ए प्लस बी बाई 2 होगा। मतलब 2 अलग अलग बातें हैं। ये एबीसी अगर एपी में है तो अगर ये एपी में दिया हुआ है, मान लो एक सेकंड के लिए एपी में दिया हुआ है, तो बी की वैल्यू जो है वो ए प्लस सी बाई 2 होगी और बी को हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे ए और सी का, ठीक है। लेकिन मान लो खाली हमें दिया हुआ है ए एंड बी 2 नंबर्स हैं, तो इसका अरिथमेटिक मीन बताओ क्या होगा? तो इसका अरिथमेटिक मीन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। सो बेसिकली ये दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन सिचुएशंस अलग अलग डाले हुए हैं। यहाँ पर एबीसी एपी में दिया हुआ है और यहाँ पर ए और बी खाली 2 नंबर्स दिए हुए हैं और हमसे अरिथमेटिक मीन पूछा जा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नहीं आया? समझ में आया? समझ में सबको? सर एक से ज्यादा टर्म जब ए और बी के बीच में एक से ज्यादा मीन्स होंगे तो फिर क्या करेंगे? हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही है। नेक्स्ट है इसमें 10th नंबर प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो कहा जा रहा है, आपसे ध्यान से देखो, कि ए और बी 2 नंबर्स हैं। ए और बी 2 नंबर्स हैं, ठीक है। ए और बी 2 नंबर्स हैं और इसके बीच में आप n नंबर्स रख दो, ठीक है। A1 A2 A3 और AN, A1 A2 से लेकर के AN तक n नंबर्स पुट कर दिए A और B के बीच में, ठीक है। सच दैट ये जो एक सीक्वेंस बन रहा है, लिस्ट ऑफ नंबर बन रहा है, ये AP में है, ठीक है। तो A1 A2 से लेकर के AN तक को, इन सभी नंबर्स को कहा जाता है अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए और बी कोई 2 नंबर्स दिए हुए हैं, फिक्स नंबर्स हैं 2 नंबर्स, इनके बीच में क्या किया गया है? n नंबर्स जो कि A1 A2 से लेकर के AN तक है, इसके बीच में जो है डाल दिए गए हैं, ए और बी के बीच में रख दिए गए हैं नंबर्स। तो और अगर मतलब नंबर्स तो रख दिए गए हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी रख दिए गए हैं, इस तरीके से ये नंबर्स रखे गए हैं, मतलब A1 A2 और AN के जो वैल्यूज हैं वो इस तरह के वैल्यूज हैं सच दैट A मतलब स्मॉल a, A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN कॉमा B, ये सब मिलकर के AP बना रहे हैं। मतलब ये जो ग्रुप ऑफ नंबर है ना, लिस्ट ऑफ नंबर जो है बेटा, ये AP में है। देन वी कॉल A1 A2 से लेकर के AN को, इनको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जैसे मान लो बेटा, एक सेकंड के लिए मान लो 2 है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने रख दिया यहाँ पर 4, तो इसके बीच में एक नंबर मैंने डाल दिया यहाँ पर 3, तो ये क्या कहलाएगा? 3 क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। वेट 2 है 5 है, यहाँ पर मैंने इसके बीच में 2 नंबर्स रख दिए, तो ये दोनों नंबर्स क्या कहलाएंगे बेटा? 3 और 4 अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है। 2 नंबर्स हो गए, ये दोनों के दोनों अरिथमेटिक मीन्स कहलाएंगे। ऐसे ही जरा सोचो, यहां पर मैंने क्या किया? यहां पर मैंने क्या किया? 3 4 5 बीच में रख दिया, 2 और 6 के बीच में। तो आप समझ सकते हो ये 3 4 एंड 5 क्या कहलाएंगे? अरिथमेटिक मीन्स। आई होप समझ में आया, है ना। इस तरीके से आप n नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो इनके बीच में, 2 और 6 के बीच में। तो आई होप ये क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। सर जैसे पिछले क्वेश्चन में मीन था। हाँ, वो मीन अलग था बेटा, वो मीन अलग था। वो मीन का मतलब था मिडिल टर्म। हाँ,
वो यहाँ पर देखो, आई एम सो सॉरी, वो मीन का मतलब यहाँ पर ये था सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। बिल्कुल 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 सही तुम कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कुछ और क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लिया मैंने। सही सही, अभी जो क्वेश्चन था ना वो जिसमें 4 नंबर एपी में थे, तो जिस उसकी बात कर रहे हो ना, 4 नंबर एपी वाला। हाँ जी सर, वही वाला जो अभी किया था। हाँ 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 बिल्कुल, वो से यही कॉन्सेप्ट है कि देखो उसमें कहा मींस कहा जा रहा था, मींस मतलब सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। यस, मैंने कुछ और समझ लिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ सर ये एन अरिथमेटिक मीन्स हम इंसर्ट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता? बिल्कुल होता है ना वो फार्मूला। देखो ना, ये प्रूफ भी दिया हुआ है स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा कि आपको अगर बेटा कोई मान लो, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, सुनो ध्यान से सुनो, मैं ये एग्जांपल जो दिया हुआ है ना, इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनना। 2 है और 10 है, ठीक है, इसके बीच में मुझे 2 नंबर्स जो है यहाँ पर 2 नंबर्स रखने हैं सच दैट ये दोनों अरिथमेटिक मीन्स है। मतलब 2 नंबर्स इस तरीके से रखना है ताकि ये चारों नंबर मिलके जो है एपी बन जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फाइंड 2, क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि फाइंड 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 10। मतलब 2 और 10 के बीच में 2 अरिथमेटिक मीन्स जो है फाइंड करो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं। क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन को ऐसे पुट कर सकते हैं, फाइंड 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 10, 2 and 10। और ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, फाइंड A and B such that 2A, B, 10 are in AP। बेटा ये दोनों ही क्वेश्चंस बिल्कुल 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 सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। मतलब ये कि आपसे जैसे ही कहा गया कि भाई 2 और 10 के बीच में 2 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करो, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट तरीके से आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ना A और B 2 नंबर्स फाइंड करो सच दैट 2A, B and 10 ये 4 नंबर्स एपी में होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो गया है कि आपको ए और बी फाइंड करना है। आप याद करो एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक वाला। A+3D हाँ करके बॉक्स, डिफरेंस निकाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बॉक्स बना के दिया नहीं था जिसमें 2 खाली जगह रहता, बॉक्स बना रखा था और मिसिंग नंबर फाइंड करना था। याद करो हम लोगों ने किया था एनएथ टर्म वाले एक्सरसाइज में, वही है, बिल्कुल वही है। लेकिन सर 5.2 में था एग्जैक्टली। और 22/3 लेकिन जब इस क्वेश्चन को इस तरीके से पुट कर दिया जाता है कि फाइंड 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 10, तो हमें लगता है क्या दे दिया भाई, ये क्या कमाल का क्वेश्चन हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो मिसिंग नंबर फाइंड करने वाला जो क्वेश्चन है वो। तो इसको बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें 4 टर्म्स हैं। एनसीईआरटी में भी है। एग्जैक्टली। तो ये 4 नंबर्स हैं बेटा, देखो 2A, B and 10 4 नंबर्स हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है 2 है, लास्ट टर्म दिख रहा है, चौथा टर्म क्या दिख रहा है आपको 10 है। तो A आपको दे दिया गया है 2 और A+3D दे दिया गया है 10। आपको D यहां से आसानी से निकल के आ जाएगा। D की वैल्यू क्या होगी बेटा बताओ? 8/3 8/3 तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + 8/3 14/3 14/3। वेरी गुड। और B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/3 वेरी गुड। तो हो गया, 2 अरिथमेटिक मीन्स हमने यहाँ पर इसके बीच में फाइंड कर लिए, 2 और 10 के बीच में, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि 14/3 and I'm sorry 22/3 are 2 arithmetic means between 2 and 10। आई होप समझ में आया होगा ये, ठीक है जी। यस सर, समझ में आया? ओके। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये इस कंफ्यूजन में मत रहना आप, ठीक है। इस कंफ्यूजन में ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है ये जनरल के लिए, एन टर्म्स के लिए इन्होंने प्रूव किया हुआ है। तो आप इसको अगर देखो तो वैसे कोई टफ नहीं है, लेकिन अगर ये आप ना देखो तो भी आपको समझ में आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये एन के टर्म में किया हुआ है, मैंने आपको 4 नंबर से एग्जांपल लेके दिखा दिया, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो, 11th प्रॉपर्टी देखो, 11th प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ये भी कोई खास नहीं है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स A and B इज n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक बिटवीन देम। सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन का मतलब ये हुआ कि यही A1 से लेकर के ये जो AN तक है ना नंबर्स, इन सब नंबर्स को जोड़ेंगे ना तो वो A + n टाइम्स हो जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसका जो सम निकालोगे, उसका एवरेज निकालोगे, ठीक है, वो n टाइम्स A + B/2 के इक्वल होगा। ये कहना चाह रहा है। मतलब ये कि A और B 2 नंबर्स हैं, ठीक है, A और B 2 नंबर्स हैं, उनके बीच में हमने क्या किया,
A1 से लेकर के AN तक नंबर जो है डाल दिए A और B के बीच में, ठीक है। तो A1 से लेकर के, और ये सच दैट ये अरिथमेटिक मीन्स है, मतलब A1 A2 A3 से लेकर के AN B ये सब के सब नंबर जो है AP में है। तो A1 से लेकर के AN तक का जो एवरेज होगा, सम ऑफ द n AMs बिटवीन टू नंबर्स, आई एम सॉरी यहाँ पर n, n से डिवाइड, हाँ, sum of n numbers, sum of n AMs between two, sum of n numbers between two numbers, sum of n AMs between two numbers A and B is n times the single AM between them। तो यही होगा इसकी प्रॉपर्टी। n नीचे गलती से लिख दिया था, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा। आई होप ये कर सकते हो आप लोग, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। A1 की वैल्यू देखो ये होती है A प्लस बी माइनस ए अपॉन में n+1। A2 की वैल्यू होती है A प्लस 2 टाइम्स बी माइनस ए बाई n+1। ऐसे ही करके ये वाली पार्ट, ये वैल्यू होगी AN की, और ऐसे सबको जोड़ दो तो यही आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो करके देख लेना भाई, जिसका मन हो वो करके देख सकते हो। ओके सर, कर लें। हाँ ठीक है जी। तो अब हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी तो देख लिया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी देख लिया तो अब इसके ऊपर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सर बोलो। 11th रो समझा दीजिए। 11th वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, 11th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 11th में लिखा हुआ है कि ये A और B के बीच में जो n नंबर्स रखे हैं A1 से लेकर के AN तक, वो A1 से लेकर के AN तक का जो सम है वो n टाइम्स A प्लस B बाई 2 के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी कह रहा है, ठीक है। सो हाँ, बेसिकली ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप खुद से करोगे तो इंटरेस्ट होगा तो आप खुद से करोगे, और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ट्राई करो तो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो तो। सर हो गया। वेरी गुड। Sir, done. कई तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एक चीज, अब मैं यहाँ पर आपको एक नई चीज क्या, वो मतलब आप हो सकता है पता हो आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें इसमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, ABCAP में है, ये हमें गिवन है, और प्रूव करना है B माइनस C C प्लस A प्लस B जो है, B प्लस C प्लस A and A प्लस B जो है ये AP में है, ये प्रूव करना है। तो कभी कभी क्या होता है, जो प्रूव करने के लिए है उसको आप अज्यूम कर लो कि ये ट्रू है, और जो गिवन है उसको प्रूव कर दो तो भी माना जाएगा कि क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो। ABCAP में है, ठीक है जी। आई होप समझ में आया होगा सबको ये, ठीक। सर A प्लस B प्लस C माइनस कर देंगे हर टर्म से, और फिर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सर ऐसा भी कर सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म B सब में ऐड कर सकते हैं। कांस्टेंट टर्म ऐड करोगे तो फिर थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सर बहुत इजी हो जाएगा सर, अगर सब में अगर सर हम सब में B ऐड कर दें तो A प्लस B, B प्लस B और C प्लस B भी AP में हो जाएंगे। तो सर A प्लस A, B और C अगर AP में है तो सर 2B इक्वल्स टू A प्लस C, तो इससे प्रूफ हो जाएगा। ओके, कई तरीके से कर सकते हैं, वेरी गुड।
देखो सभी टर्म्स में से क्या किया मैंने, a माइनस बी, ए और b प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस कर दिया सब में से हम, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है एपी की, ये आप माइनस कर सकते हो, हर एक टर्म में से सेम चीज माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी सी एपी में गिवन है, तो सब में से ए माइनस बी माइनस सी सब में कर देंगे ना, तो तब भी एपी में ही रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है एपी की। अब ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ए माइनस सी बच जाएगा, यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो जाए, सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ए माइनस बी बच जाएगा। ठीक है, ये भी एपी में होंगे। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है कि भाई किसी नंबर से, सेम नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई अगर कर दें, वैसे जीरो से भी कर सकते हैं, -1 से दो सभी में मल्टीप्लाई कर दो, तीनों टर्म्स में -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, आर इन इसको सॉल्व करने के और भी काफी तरीके हैं। कई तरीके हो सकते हैं। अब इसको इसमें से ए बी सी एपी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा, उसको पुट कर दो इसके अंदर, मतलब कई तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कोई एक यूनिक तरीका नहीं है। हाँ बोलो। सर वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू सी, बिल्कुल बिल्कुल वैल्यू भी पुट करके कर सकते हैं। b माइनस ए और c माइनस बी, वहां पर ये ऐसे आ जाएगा सर। तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल ओके ये क्वेश्चन था तो अच्छा खासा, मैंने देखा है नहीं इसको। ये लो, ये क्वेश्चन करो। सर ये 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनटीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन। 1 अरे आरडी शर्मा में भी था सर n इज इक्वल टू 1 आएगा। सर भी एक मिनट ट्राई करना है। सर यहाँ से न्यूमरेटर को इक्वेट कर देंगे तो n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो कंपेयर कर लो सीधा सीधा, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। यस सर, n की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखेंगे, सीधा कंपेयर कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगी, नहीं तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व भी कर सकते हो। तो सर आई होप समझ में आया। हाँ बोलो। भी कर सकते हैं an डिवाइडेड बाय a रेज़ टू b। बिल्कुल ओके। नेक्स्ट टॉप, अच्छा हाँ मैथ भी करेंगे 10 मिनट। सर आज मैथ करेंगे मैथ। मैं एक नई चीज अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है बच्चों, करूँ कि ना करूँ? सर कर दो सर, कर दो स्पेशल सीरीज। एक मिनट। अच्छा उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, एनटीएससी में आ सकता है तुम्हारे, होगा तब तो एनटीएससी होना चाहिए, वैसे जनवरी में फरवरी में होगा नहीं।
ये देखो सर हो जाए तो सही है। 10th कॉमन टर्म फाइंड करना है। मतलब इसमें देखो कहीं ना कहीं जैसे दो अलग अलग एपीज हैं तो उसमें कुछ टर्म्स तो कॉमन आएंगे ना। जैसे देखो 11 कॉमन टर्म आ गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है 11। 191 है सर 191 आएगा। ओके, अगला क्या होगा यस इसमें? सर 15 प्लस 9 सर एलसीएम जोड़ देंगे 23 दोनों के डी का है तो ना, इस 31 तरीके आ से चलता जाएगा। जा रहा है ये। अच्छा 23 के बाद क्या आएगा? 27 प्लस 31 फिर 35, इस तरीके से ये एपी बनेगा। और दूसरा एपी क्या है? 1 प्लस 6 प्लस 11, और इसके बाद क्या आएगा? 16 21 26 31, और फिर क्या आएगा? 36। ये चलता जा रहा है। ठीक है, देखो सर दोनों बिल्कुल सही बात, बिल्कुल डी सही का बात। एलसीएम हाँ जोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात, वही यही इसमें करना है कि अगर दो अलग अलग एपीज हैं बच्चों, दो अलग अलग एपीज हैं और दोनों एपीज का कॉमन टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कॉमन टर्म्स जो होंगे, सो देखो क्या क्या कॉमन टर्म्स हैं इसके अंदर। 11 है, यहाँ पर भी 11 है, तो मतलब 11 आ गया। दूसरा कॉमन टर्म क्या है बेटा? ध्यान से देखो 31 31, तो दूसरा कॉमन टर्म 31 है। और 11 और 31 डिफरेंस कितना है? मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आया? देखो तो 20 आया, तो इसका मतलब 20 ऐड कर देंगे तो 51 हो जाएगा। 20। हाँ, फिर ऐसे ही ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 71 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से ये एपी बन जाएगा। तो जो एपी बन रहा है कॉमन टर्म्स का, एपी फॉर्म्ड बाय कॉमन टर्म्स, है ना, हैज कॉमन डिफरेंस इक्वल टू एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस। कॉमन डिफरेंसेस, दोनों कॉमन डिफरेंसेस जो होंगे उनका, प्रॉपर्टी है ना। हाँ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की तरह इसको यूज कर सकते हो। वैसे फ्रैक्शन वाले केस में वैलिड नहीं होता है, लेकिन इंटीजर के केस में वैलिड होता है ये। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस जब फ्रैक्शन में हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में हो तो तब वैलिड नहीं होता है, लेकिन वैसे वैलिड होगा इंटीजर के केस में। तो ये एपी बन गया। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, कितने का नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन है? 10th कॉमन टर्म फाइंड करना है। तो देख सकते हो इसमें 10th कॉमन टर्म क्या होगा, मतलब इस एपी का 10th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, इस एपी का 10th टर्म फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 9d। तो a तो कितना है बेटा? a कितना है? 11। इस एपी का 10th टर्म मतलब कॉमन, हाँ 9 इंटू डी। डी कितना है बेटा? 20 कितना? 191। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। सर वेरी गुड सर वो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये लो, सर n इज इक्वल टू 25 है। इतनी जल्दी कर दिया? यस सर, वो बस वही तो करना था। 180 n माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू, और फिर इसका एपी का फॉर्मूला इसमें लगा देते, तो उसको इक्वेट करके करना था। आया किसी का आंसर? थोड़ा सा हिंट दे दो। वैभव विशाल जा कह रहा है शाबाश। किसको शाबाश कह रहा है भाई?
सर एक्चुअली वो सर, हमें सारे के क्या सारे है? आंसर देते, तो मैंने सोचा कि हम लेट में कर रहे हैं ना, लेट ट्रेस कर देता हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं तो कहा। ये बच्चे मैंने इस क्वेश्चन शाबाश सॉल्व कर भी रहे हैं या खाली कमेंट लिख रहे हैं? कई बच्चे तो कमेंट लिख रहे हैं, अभी भी लिखा है कमेंट, आर्यन ने लिखा है, परव जैन ने लिखा है कमेंट। दीप्तांशु, कभी क्वेश्चन पूछते हो, समझ में आता है कि नहीं तुम्हें? और उदय शर्मा, युगनक, प्रणय, ऐश्वर्या, पर्व, और कौन है दिख ही नहीं रहा है बाकी। यस सर। क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग कि नहीं? सर समझ आ जाता है इसलिए पूछ कौन क्या? सर जी एक बार आइडिया दे दो ये इसका। ओके जी, हिंट दे दो थोड़ा सा। ये रहा आइडिया, ये रहा आइडिया। देखो होता क्या है कि किसी भी पॉलीगन में ना, पॉलीगन में जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो इसमें तो एपी में दिया हुआ है, वो अच्छी बात है, चलो उसको तो सेपरेट रखो। जो एंगल्स, जैसे एंगल्स का जो सम का फार्मूला होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। जैसे ट्राइंगल में n की जगह पे 3 साइड रखो, n की जगह पे 3 रखो। हाँ, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, हिंट ये है इसमें कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ a convex polygon is equal to n minus 180 where n is number of sides। ठीक है, मतलब अगर ये कॉन्वेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्वेक्स ऐसे ही लिख दिया, पॉलीगन के लिए ये होता है। बच्चे पूछेंगे कॉन्वेक्स क्या होता है, सबको पता होगा वैसे, नहीं? सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है जी, जैसे n3 रख दो, मतलब ट्राइंगल के केस में n3 रख दो तो आ जाएगा 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, n की जगह पे 4 रख दो तो सम ऑफ ऑल एंगल्स आ जाएगा। पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, n की जगह पे 5 रख दोगे तो सारे एंगल्स का सम आ जाएगा पेंटागन का। तो ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, दैट मींस कि स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, ये भी दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट एंगल 120 है। तो 120 पहला एंगल है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, वेरी गुड। 125, 130, भाई कितने साइड हैं वही तो पता करना है ना। तो मान लेते हैं n साइड्स हैं, मान लेते हैं n साइड्स हैं। तो ये जो हमने निकाला है बेटा 120 प्लस 125 प्लस 130 से लेकर के n टर्म्स, ये क्या निकाला है हमने? सम ऑफ ऑल एंगल्स। क्या निकाला है हमने? सम ऑफ ऑल एंगल्स। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बताओ। जैसे देखो एक एंगल है 120 है, एक सबसे छोटा एंगल 120 है, फिर उसके बाद 125 है, फिर 130 है, ठीक है, अगला वाला 135 होगा। ऐसे करके सभी एंगल को मैंने जोड़ दिया है n टर्म्स तक। हमें n पता नहीं है इसीलिए मैंने n रखा है। n हमें यहाँ पर आइडिया नहीं है कि n क्या है, इसीलिए हमने n को n ही जोड़ दिया है। बट समझो ये तो सम ऑफ ऑल एंगल्स है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं? n-2 इंटू 180। एग्री करते हो सभी बच्चे? फार्मूले यस सर। अब इसको सॉल्व कर लो। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। d कितना है भाई? 5। n-2 इंटू 180। तो ये क्या आ जाएगा? n/2 इंटू 5n प्लस 235 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। 5 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो n इंटू में n प्लस, आई थिंक यही आएगा ना। हाँ सर, n इज इक्वल टू 16 और 9 आ रहा है, मैंने गलती से आपको प्लस करके बता दिया दोनों 25। आंसर क्या होगा ये बताओ? 16 और 9 होगा सर। 16 और 9। यस सर, 16 और 9 मैंने प्लस करके बता दिया, पता नहीं कैसा है। 2 आंसर्स नहीं होंगे सर, होंगे 2 आंसर। सर 9 आंसर ही आ रहे हैं। सर 9 आ रहा है। बेटा। आंसर देखा है किसी ने? सर 16 और 9 आएंगे आंसर। n-16 n-9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो है वो 16 होगी या 9 होगी। ठीक है जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक ही आंसर है, दोनों आंसर नहीं है, दोनों आंसर नहीं हो सकता है सर 9 करेक्ट। अब कौन बताएगा रीजन इसका? मतलब
9 करेक्ट क्यों बताओ? सर एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो उस हिसाब से 9 साइड्स आएंगे। ओके ओके ओके, शुभ्रो श्रीपाल सही कह रही है, ठीक है। और कोई बताओ भाई लॉजिक। इसका लॉजिक जो है वो मतलब थोड़ा कह सकते हैं कि ऊपर से चला गया मेरा IQ कम है, मुझे समझ में नहीं आता है, तो कोई अच्छे से एक्सप्लेन करो। कोई है बच्चा जो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि 16 नहीं होगा? ये कह रहे 16 नहीं होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 16 होगा या 9 होगा, कोई एक आंसर है, मैं इतना कह रहा हूँ। अब कौन सा आंसर है इसमें, तो एक्सप्लेन करेगा कोई बच्चा? सुब्रोश्री का आंसर जो है मेरे दिमाग से ऊपर से चला गया, क्योंकि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो कोई अच्छे से ऊपर एक्सप्लेन करना, करो। एक बार क्वेश्चन दोबारा से देखना। नो सर 1 मिनट रुक जाइए। एक्सप्लेन करना है बच्चे, एक्सप्लेन करना है। सर एक्चुअली यहाँ पे अगर हम 9 साइड लेंगे तो जो सारे एंगल्स का सम होगा वो आएगा 1260 डिग्री। और फिर जब हम और उसके बाद जब हम सर उसे 9 से डिवाइड कर देंगे 1260 को, तो सर वो आ जाएगा 1140 डिग्री। उससे क्या करना है? सर ये उससे क्या करना कॉन्वेक्स है? क्वाड्रिलेटरल है क्या? ओ आई मीन हाँ पॉलीगन। तो सर हाँ जी, 180 हाँ जी। अगर हम सर 16 लेंगे ना, तो सर जो एंगल है वो 200 आ जाएगा अराउंड, तो सर वो पॉसिबल नहीं है, कॉन्केव, इसीलिए। कॉन्केव, सॉरी कॉन्केव भी हो सकता है। Yes, sir. Polygon mentioned है, concave पॉलीगन है, कॉन्केव कन्वेक्स नहीं दिया हुआ है। सौम्या आहूजा, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, बट अभी भी सोचना पड़ेगा तुम्हें। आर्यन बोलो। सर हाँ जी बोलो। सर जी अगर हम n16 लेंगे तो जो हमारा 16th एंगल होगा वो सर 120 प्लस 15 इंटू 5 दैट इज 195 डिग्री होगा, जो कि 180 डिग्री से बड़ा है। नहीं यही बात तो सौम्या ने कहा है, ये अभी यही बात तो सौम्या ने कहा है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन थोड़ी दिया हुआ है, कॉन्केव पॉलीगन है, उसमें एक एंगल 180 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो वही तो मैंने अभी सौम्या को कहा कि और सोचो थोड़ा सा। सर जो हमने फॉर्मूला लगाया है तो वो तो कॉन्वेक्स के लिए ही होता है। नहीं, सबके लिए होता है वो। इसलिए तो हटा दिया, देखो मैंने हटा रखा है, उस पे काट दिया उसको, कॉन्वेक्स को डिलीट। सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है आपकी। डिलीट कर दिया मैंने। एक मिनट रुक जाओ। स्क्रीन आ रही है अभी? आ रही है सर। सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही। अच्छा, मैं वो अब आ देख रही रहा है था। सर। हाँ, मैं बच्चों का देख रहा था, कौन बच्चा रिप्लाई कर रहा है ना, वो मैं देखने लग गया था, इसीलिए स्क्रीन चली गई थी। देखो इसका रीजन बहुत सिंपल है कि तुम n अगर 16 लोगे ना, तो सुनो मेरी बात, जब तुम n 16 लोगे तो ये जो 120, 125, 130 ये जो n टर्म्स तक है, n इसमें 16 ले लेंगे तो बीच में एक एंगल आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, बीच में एक एंगल आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है ना 120, 125, 130, तो बीच में एक एंगल आ जाएगा 180। और 180 डिग्री एंगल नहीं होता है भाई पॉलीगन में। 180 मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो 180 पॉसिबल नहीं है। 185 होता चल जाता, 175 होता चल जाता, लेकिन 180 नहीं एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए n को 16 नहीं लेंगे, क्योंकि n अगर 16 लेते हैं तो पॉलीगन का एक एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, जो अनएक्सेप्टेबल है। कैसे हो सकता है 180 डिग्री एंगल, है ना, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ये रीजन है कि 16 इज नॉट द करेक्ट आंसर, 9 होगा, n की वैल्यू 9 लेंगे। तो ये रीजन था बेटा। आ गया समझ। हाँ, और ये मैं हर एक साल सभी बच्चों से पूछता हूँ, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं हर एक साल हर एक बच्चा यही बताता है 16, 9 दोनों हो सकते हैं, और हर एक बार मैं बच्चे से पूछता हूँ, चेक करता हूँ कितने बच्चों को पता है। सर किसी ने आंसर दिया था आज तक? हाँ देते हैं, कई बच्चे जवाब देते हैं। सर 15 मिनट बचे हैं। ओके, 15 मिनट बचे हैं, तो अब हम लोग करेंगे मैथ। सर एक और क्वेश्चन करा दो, उसके बाद करा दो। एक और क्वेश्चन करा दूं? चलो ठीक है, एक और। यस सर। ओके जी,
मॉड्यूल से दे देता हूँ एक क्वेश्चन, मॉड्यूल से ही कर रहे हैं वैसे हम लोग अभी तक तो। और ये रहा आपके पास। सर वैसे भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गए ना सारे? अच्छा बेटा एक बात तुम लोगों को मैं इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना, इसमें 4 नंबर्स एपी में था, 4 नंबर एपी में था, उसका सम 32 था, ठीक है? यस सर। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2018 का, ठीक है? तो ये मैं आप लोगों को वैसे तो बाद में करा था, सीबीएसई आर्काइव में करा था, लेकिन देख लो आप ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सीबीएसई ने पूछा हुआ है, जैसा मैंने आपको दिया था वैसे नहीं है, लेकिन मॉडिफाई करके दिया हुआ है। तो आप समझ, वही है सर, लगभग डिट्टो वही है। डिट्टो नहीं है, मिडिल टर्म लिखा हुआ है, बस यही फर्क है जिसमें कंफ्यूज हो गए थे। हाँ सर, मतलब फॉर्मेशन क्वेश्चन के अलग है, आंसर सेम तरीके से आएगा। एग्जैक्टली। तो वही ये क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल तरीके से उन्होंने पुट कर दिया है, मिडिल टर्म लिख दिया है, नहीं तो बाकी क्वेश्चन सेम ही है। तो सीबीएसई में देख लो ये क्वेश्चन आया हुआ है, 4 मार्कर में आया होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ये लो तो, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ये लो। हाँ तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था ऑलरेडी, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। सर 3/4। ओके 3/4 आ रहा है आंसर। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन द रेशियो। एपी में क्या लेंगे बेटा? यही तो लेंगे, है कि नहीं जी? फिर सबको ऐड करते हैं। सम ऑफ जीरो क्या होता है? ये तुम्हारा अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। क्या होता है अल्फा बीटा गामा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 के टेबल में जाएगा, ये 6 के टेबल में 2 9 जा 2 4 जा 9/4 आएगा। 3a इज इक्वल टू 9/4। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/4 सॉरी। ओके अब इसके बाद आता है प्रोडक्ट की बारी। तो 3/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 9/16 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा भाई? 15/64। वेरी गुड। 3 के टेबल में जाएगा 5 पे और 4 के टेबल में जाएगा 16 पे। तो डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4/16 1/4। डी की वैल्यू हो गई 1 ± 1/2। उससे हमें क्या करना है? तो 3/1 आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, है ना? a माइनस डी ए प्लस डी ले लेंगे 3 नंबर्स को, ठीक है बेटा? सबको हाँ सबको जोड़ देंगे तो a की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे ना बेटा, ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे आप तो ये आएगा a इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना? और फिर इसमें a की वैल्यू तो जो निकाली है वो रख दो 3/4, और a प्लस डी और a माइनस डी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, मतलब 9/16 माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 9/16 पता ही आपको, 3/4 निकाला है तो स्क्वायर करेंगे तो 9/16 ही आएगा। और इसको फिर इक्वेट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है माइनस डी बाई ए, तो उसके इक्वेट कर दोगे ना तो d की वैल्यू आ जाएगी ± 1/2। सुनो मेरी बात को ध्यान से, d निकल के आ गया ± 1/2। कैसे आया? फिर से कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको खुद से समझना है। तो d की वैल्यू ± 1/2, a की वैल्यू 3/4 है, एक बार + 1/2 ले लो चलो। तो a की वैल्यू 3/4 एंड d की वैल्यू 1/2, तो कितना हो जाएगा भाई? 3/4 में से 1/2 माइनस करेंगे कितना आएगा? गेस करो क्या आएगा? सर तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ सर डिफरेंस 1 आ जाएगा दोनों का।
1/4 आएगा, ठीक है। सर 1 1/4 आएगा, सर 1 ठीक तो है, 1/4 ही तो है। 1/4, 3/4 और तीसरा नंबर जो a प्लस d है, के बीच का डिफरेंस 1 आएगा। सर ओके। एक्चुअली उन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है ना, जो आंसर है वो 1 है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 0 पूछा है, मतलब ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई वैसे? 2d है। हाँ, तो 2d का मतलब 1 हो गया। तो यहाँ प्लस माइनस का झंझट ही खत्म। प्लस माइनस, जब डिफरेंस पूछा है तो प्लस माइनस का साइन का कोई सेंस ही नहीं बनता है। डिफरेंस का मतलब है कि भाई मैग्नीट्यूड बताओ कितना डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है। तो आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा, या किसी को डाउट है तो बताओ। सर इस क्वेश्चन में सारे ही आंसर्स आ सकते हैं, अगर कुछ बीच बीच में हम लोग मिस कर देते हैं। बढ़िया अच्छा, क्वेश्चन है। वेरी गुड, ओके। अच्छा, आज हम लोग डिफरेंट टाइप का मैथ करेंगे। आज हम लोग डिफरेंट टाइप का मैथ करते हैं। चलो, जाना नहीं है कहीं, ये लो करो तो इस क्वेश्चन को। हाँ, सर 1 मिनट ही आया। 1 मिनट, सॉरी 2 मिनट आया सर, सॉरी 2 मिनट। देखते हैं कमेंट बॉक्स में किसी ने आंसर लिखा है। भी लिखा है आंसर कई बच्चों ने। आया किसी का आंसर? 2 मिनट आया आंसर। सर डी। क्या सर 8 मिनट, 1 मिनट? सर 8 मिनट। ऐश्वर्या क्या कह रही है? सर 4th नहीं होना चाहिए? सर 8 मिनट्स। पूछ रहे हो, बता रहे हो पीयूष? सर 4th होना चाहिए, 4th होना चाहिए। सर 4th। सर 8 मिनट्स। यप 4th मिनट, 4th आंसर है 8 मिनट, ठीक है। देखो भाई, 8 मंकीज है, 8 मिनट्स है, 8 बनानाज है। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक मंकी को एक एक बनाना दे दिया है तुमने, और टाइम वो लगा रहा है 8 मिनट। सो बेसिकली एक बनाना को खाने में एक मंकी को 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 2 मंकी है और 2 बनाना है, तो टाइम तो 8 मिनट ही लगेगा। सर समझ नहीं आया। समझो, नहीं समझ में आया तो समझो, और क्या कर सकते हैं इसमें हम। सर बढ़िया है। 4th में किसी बड़े भैया ने मेरे को दिया था, सॉल्व करा था मैंने। तुमने हर एक मंकी को एक एक बनाना दे दिया, टाइम तो 8 मिनट ही लगा रहा है वो। टाइम तो 8 मिनट लगा रहा है ना खाने में, ठीक है। तो अब 2 मंकी है और 2 बनाना है, तो एक एक दे दोगे दोनों को, दोनों मंकी को एक एक बनाना दे दोगे, लेकिन टाइम तो 8 मिनट ही लगाएगा खाने में, तो इसीलिए ये आंसर। समझ आया। यस सर, आ गया समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो गया बच्चों? सर 10। सर डी। सर 8 आएगा आंसर। 1 रेड बॉल चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम जो है कितना बॉल निकालना पड़ेगा? देखो, हो सकता है कि पहले में भी ब्लू बॉल निकल जाए, दूसरे में भी ब्लू बॉल निकल जाए, तीसरे में भी, चौथे में भी, 5वें में भी, 9वें में भी ब्लू बॉल निकल जाए। लेकिन जब 10वां बॉल जब तुम निकालोगे तो तुम श्योरली कह सकते हो, 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि मेरे पास कम से कम एक रेड बॉल तो है ही है, ठीक है। डी आंसर होगा। 8 में आप उल्टा कर दिया मैंने।
आप उल्टा कर 8 दिया में मैंने। श्योर नहीं हो सकते हो, 7 में आप श्योर नहीं हो सकते हो, ठीक है, 9 में आप श्योर नहीं हो सकते हो, आपके पास डेफिनेटली एक रेड बॉल है ही कम से कम। मेरी बात समझ रहे हो? इसमें वर्स्ट केस लेंगे, वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि 10 बॉल निकाल लेंगे भाई, उसके बाद तो हम श्योरली कह सकते हैं अब तो पक्की बात है एक रेड बॉल मेरे पास है ही है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे तुम्हारे पास मान लो कि रेड कलर का सॉक्स है और ब्लू कलर के सॉक्स है, ठीक है, और 4 सॉक्स हो गए टोटल, तो तुम्हें मान लो कि मिक्स कर रखा है, अंधेरे में तुम अपने सॉक्स निकाल रहे हो, तो तुम्हें कितने मिनिमम सॉक्स निकालने पड़ेंगे ताकि तुम्हारे पास पेयर बन जाए, मतलब पहनने के लिए ये मत करना कि सेम कलर अलग अलग कलर के पहन लेंगे, नहीं, कलर पेयर बनना चाहिए, उसके लिए मिनिमम कितने सॉक्स निकालने होंगे? 3। पिजन होल प्रिंसिपल से आएगा सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 1 मिनट। अब ये तो तुम लोग बड़ी आसानी से कर लोगे। डी ऑप्शन होगा सर डी 8 है ऑप्शन होगा सर 8 बाय पिजन होल प्रिंसिपल। क्या होगा इसका? है 1 ब्लू बॉल, 1 ब्लू Sir, बॉल का B। मतलब है 8, ये है ना, 8 बॉल निकाल लेंगे तो श्योरली कह सकते हैं कि भाई पक्की बात है अब हमारे पास एक ब्लू बॉल आ चुका है। नहीं, आई होप समझ में आया होगा ये। इसका सी पार्ट देखते हैं। ओके, सर 10 सर 8 होना चाहिए। 8 होना चाहिए। सर 10 होना चाहिए। सर 10 3 होगा। 3, यस 3 जिसने कहा है सही आंसर का है, 3 होगा। इसका रीजन क्या है? 2 बॉल्स ऑफ सेम कलर। भाई देखो, पहली बार में मान लो रेड आ गया, ठीक है, दूसरी बार में ब्लू आ गया, तीसरी बार में कुछ भी आएगा तो कम से कम सेम कलर तो बन ही जाएगा। तीसरी बार में कुछ भी आए, मान लो पहली बार में रेड आ गया, दूसरी बार में ब्लू आ गया, तीसरी बार में जो भी आएगा तो 2 कलर तो सेम हो ही जाएंगे ना, या तो ब्लू आएगा या रेड आएगा। सेकंड टाइम में भी रेड आया तो? हाँ, सेकंड टाइम में भी रेड आया तो? सेकंड टाइम में नहीं आया। यस सर, सेकंड टाइम में भी आ सकता कैसी क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? मुझे लगा कह रहे हैं कि थर्ड बार में कुछ आया ही नहीं तो आएगा भाई, कुछ तो आएगा, और ऑब्वियसली या तो रेड आएगा या ब्लू आएगा, और रेड या ब्लू आएगा तो तुम्हारे पास पहले से ही 2 ड्रॉ में रेड या ब्लू है एक अवेलेबल, ठीक है, तो 3 तो सेम कलर तो बन ही जाएगा ना। हाँ, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। एपी अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, बट आपने एक्स्ट्रा एपी थोड़ा सा आपने भी कहा था कि मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या थोड़ा सा बचा हुआ है अभी एपी में, वो पार्ट एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग कर लेंगे, आधा घंटा लगेगा उसमें, तो वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट सर ये सी पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का ही था या अलग था क्वेश्चन से? अरे क्वेश्चन में देखो ना, तुम काउंट करो ना, बेसिक काउंटिंग है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि भाई तुम्हें 2 बॉल सेम कलर के चाहिए, कितने मिनिमम बॉल तुम्हें ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो कॉमन सेंस है ना। पहली बार में रेड आ गया तो हो सकता है दूसरी बार में भी रेड आ जाए, लेकिन तुम श्योरली नहीं कह सकते हो कि दूसरी बार में रेड ही आ जाएगा। लेकिन चलो मान लो ब्लू आ गया तो तीसरी बार में या तो रेड आएगा या ब्लू आएगा ना, तो पेयर तो बन गया ना तुम्हारे पास, समझ रहे हो, पेयर तो बन गया ना। ये बहुत ही कॉमन सेंस है, और मैं जितना एक्सप्लेन करूंगा ना ये तुम्हारे लिए उतना ही पॉइजनस है, मैं इसको जितना एक्सप्लेन करूंगा वो तुम्हारे लिए उतना ही पॉइजनस है, क्योंकि आपको इस चीज को कहना चाहिए अरे भाई रहने दो, मैं खुद से समझूंगा, ये कहना चाहिए। मैं बच्चों को ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ इस तरह के सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा सिचुएशन है जहां पर अपने दिमाग का आप यूज करो। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कोई फायदा नहीं है, तो खुद से सोचना, बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, तो कर लोगे आप। पर जो संडे को टेस्ट होगा, अब जो न्यू चैप्टर्स है उसका होगा मैथ में, या फिर पुराने वाले भी हो सकते हैं? पुराना भी हो सकता है, पुराने से भी आ सकता है, नए से भी आ सकता है, हाँ, और मैथ्स भी उसमें इंक्लूड हो सकता है, मैथ्स भी इंक्लूड हो सकता है। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा इसके बाद? ज्योमेट्री। हाँ, पहले ये कंप्लीट होने दो, उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल है। ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय। ओके सर, बाय सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।